Good morning, my dear students of class 7. Today we are going to start our exercise 3.3 of chapter 3, data handling. Now here we are having question number 1 from our NCERT book. Use a bar graph. This figure is given to us in our NCERT book to answer the following question, and after that we have to answer these two questions. So student, if you can read this figure, we have to find which is the most popular pet. So as you can see clearly, student, the bar of the representing the cat is the tallest one, isn't? So the most popular pet will be the cat because its bar is tallest. So I can say, since the bar representing cat is the tallest, cat is the most popular pet. Now the second part is how many children have dog as their pet. So if you can see the bar of the dog is at 8. So clearly the number of children having dog as their pet are 8. So we can write the number of children having dog as a pet are 8. Now we are moving to the next question, question number 2. So student, question number 2 is completely estimate type question. We just have to estimate our answers by just looking our figure. So the question number 2 is, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the question that follows. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट एक के बाद एक. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है हम लोग को ईयर्स 1989, 1990, 1991 एंड 1992 एंड 1993 के हम लोग को बार से रखे हैं, और इसमें हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई है इन ईयर्स में. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. अगर आप देख सकते हैं 1989 का जो हम लोग का बार है वो एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है. ना ही तो ये 200 पे एग्जैक्ट आ रहा है, ना ही ये 100 पे आ रहा है स्टूडेंट. इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, और ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, बिटवीन, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है. तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं दैट आंसर देखते हैं स्टूडेंट कि इन 1989 175 बुक्स वो सोल्ड. अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये कि 175 बुक्स 1989 में सोल्ड हुई होगी. अब बात करते हैं 1990 की स्टूडेंट. तो 1990 जो है हम लोग का, ये 500 पे एग्जैक्ट नहीं है. जब आप बुक में देखेंगे तो 500 से हल्का नीचे होगा, 450 से भी ऊपर होगा. सो इससे अप्रॉक्सीमेटली हम 475 बोल देंगे. सो वी कैन राइट दैट इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड. एंड सिमिलरली वी हैव टू फाइंड फॉर द 1992 की बात करें तो 1992 में ये कितना होगा स्टूडेंट, 200 से हल्का ऊपर, 250 से भी कम, तो 225 हम लोग अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं. सो इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड. तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है. नाउ सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475 हम लोग की कौन से ईयर में सोल्ड हुई होगी. तो जैसे कि हमने एस्टिमेट किया था कि ये वाला जो ईयर है 1990, इसमें हमने एस्टिमेट किया था कि 475 बुक्स सोल्ड हुई होगी, क्योंकि ये ना ही तो एग्जैक्ट 500 है, ना ही ये एग्जैक्ट 450 है. इट इज़ समवेयर इन बिटवीन ऑफ 450 एंड 500. सो वी कैन से दैट इन द ईयर ऑफ 1990 475 बुक्स वर सोल्ड. So from the graph it can be concluded that 475 books were sold in the year of 1990. Next हम लोग को इसी पार्ट में देखना है कि 225 बुक्स कब सोल्ड हुई है. तो 225 भी हम फाइंड कर चुके हैं अपने 1992 में. ठीक है, इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है. तो अगेन सेकेंड पार्ट में भी हम क्या लिखेंगे, 225 बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर ऑफ 1992. ठीक है, नेक्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 से कम कौन कौन से ईयर में सोल्ड हुई है. तो देखिए 1989 में तो 250 से कम दिख ही रही है. इसके अलावा जो हमने यहाँ पे गेस किया था 1992 में, हमने गेस किया था 225, और 225 भी अपने आप में 250 से कम है. सो वी कैन ईजिली से दैट इन द ईयर 1989 एंड 1992, ये जो दो ईयर है हम लोग के, from the graph it can be concluded that in the year 1989 and 1992 the number of books sold were less than 250 से कम हम लोग की number of books sold हुई है. और जो लास्ट पार्ट है इसमें ये है कि can you explain how would you estimate the number of books in 1989. 1989 में कितनी बुक्स है, तो कैसे आपने एस्टिमेट किया. तो अगर आप देखें तो 1989 कहाँ आ रहा है स्टूडेंट की, हम लोग का एक तो कंप्लीट बार है, उसके बाद एक कंप्लीट बार से थोड़ा सा कम, दैट मीन्स 3/4 बार है ना, कि 1 बार कंप्लीट है और उसके बाद 3/4 पार्ट और है. तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 इज अबाउट 1 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर.
1 सेंटीमीटर का 1 पार्ट तो कंप्लीट है और एक 3/4 पार्ट है। एंड अभी हम लोग का अगर हम स्केल देखें स्टूडेंट, स्केल क्या होता है? स्केल हमें ये बताता है कि वाई एक्सिस में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, वाई एक्सिस में जो हम लोगों ने गैप ले रखा है, इसमें कितने का गैप आपने लिया है। तो अगर आप देख सक रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 0 से, आफ्टर दैट 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है। तो अकॉर्डिंगली कितने का गैप हो गया स्टूडेंट? 100 का गैप हो गया। तो स्केल हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1 सेंटीमीटर में कितने का गैप हो रखा है? 100 बुक्स का गैप है। या आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का स्केल है और कहीं ना कहीं ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है, कभी कभार आपको स्केल फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स के इक्वलेंट होता है। तो एक तो कंप्लीट ग्राफ है, एक कंप्लीट बार है, दैट इज 100, एंड दूसरा हम लोग को 3/4 पार्ट है उस 1 सेंटीमीटर का, दैट मीन 3/4 ऑफ 100। जब आप 3/4 ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, व्हाट यू विल गेट 4 2 जा 8, 25 ओवर हेयर, 25 इंटू 3 विल लीड अस टू 75। ठीक है, तो 100 तो ऑलरेडी था, उसमें 75 और ऐड कर दीजिए, कितना बन गया? 175। तो ये इस तरीके से हम लोग का 175 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का 1989 में नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। ये हम लोग को 6 डिफरेंट क्लासेस का गिवन है। यहाँ पे एक क्लास और है स्टूडेंट, 10th क्लास। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज़ 10th, एंड इसमें 80 हम लोग के नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये हम लोग का बुक में ही मेंशन है। Represent the data on the bar graph. First what we have to do, we just have to represent this data on the bar graph, and after that we have to answer these questions. उसके बाद हमें ये आंसर करने हैं क्वेश्चन को। और फर्स्ट पार्ट तो ये है कि हाउ वुड यू चूज द स्केल। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्केल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले हमें यही बताना है कि स्केल हमें क्या लेना है। अच्छा, अगर आप देख सक रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, बट अगर मैं 5 का गैप ले लेती हूँ तो मेरा स्केल 135 तक जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बार ग्राफ में हम लोग का ग्राफ में पॉसिबल नहीं है। 135 तक आप गैप नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 10 का गैप ले लेते हैं, एंड इन समवेयर बिटवीन हम लोग जो ये 5 के टेबल्स में 95 है, 135 है, इससे भी हम लोग कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो हम लोग 10 का गैप लेने वाले हैं। तो आपको जैसे कि बताया था स्केल हम कैसे लेते हैं, स्केल हम लेते हैं स्टूडेंट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बिल्कुल यही हम लोग का स्केल आएगा कि हम लोग गैप लेंगे, कितने का गैप ले लेंगे, हम लोग 10 का गैप ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन में वाई एक्सिस में 10 का गैप लेकर के 150 तक क्रिएट किया हुआ है, एंड स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। फिर अगर आप देखें 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135, एंड 6 में है 120। तो 135 कहाँ आएगा स्टूडेंट? 130 एंड 140 के मिडिल में। तो 5th क्लास हम लोग की अलाइन हो गई। इस तरीके से हम लोग 6th भी, 7th, 8th, 9th, 10th अपनी इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। 10th का 80 है तो लास्ट वाला देख लीजिए कंप्लीट हम लोग का 80 पे लाई कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो इस तरीके से हम लोग को बिल्कुल यहाँ पे क्लास मेंशन करना है। एक्स एक्सिस में आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लोग प्लेस कर रहे हैं। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस है। ठीक है, स्केल हम लोग यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। तो ये हम लोग का बार ग्राफ हो गया, और इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको बता दिया कि स्केल हम लोग इस तरीके से लेने वाले हैं। जो उसका बी पार्ट है वो क्या है, बी पार्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट बी में विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये तो सिंपली हम लोग को देख के ही पता चल जा रहा है कि जो 5th क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ रहे हैं, एंड द मिनिमम भी हमें बताना है। तो मिनिमम हम लोग के किस में आ रहे हैं, 10th क्लास में। ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द 5th क्लास इज टॉलेस्ट। इतना वाला स्टेटमेंट अगर नहीं लिखना, डायरेक्टली आप बोल दें कि द 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द 10th क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। क्लास 6 में स्टूडेंट कितने हैं, 120। इसका रेशियो फाइंड करना है हम लोग को क्लास 8 दैट इज़ 100। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट आप रेशियो फाइंड करेंगे 120/100, एंड 120/100 को जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये अगेन 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 6 टाइम 12, 2 5 टाइम्स। तो कितना आ गया, 6/5, एंड 6/5 को रेशियो में लिख देते हैं 6:5। सो कितने का रेशियो आया हम लोग का 6th क्लास एंड 8th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में 6:5 आया है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। Now question number 4 is the performance of a student in first and second term is given to us. In this table we have given
a student performance in first and second term in 5 different subjects, and we have to draw a double bar graph choosing an appropriate scale and answer the following question. So this is a data, and we have to, after that after drawing the double bar graph, we have to answer these given question. Now we have to draw the double bar graph, student. Here we are having the double bar graph. As you can see, the double bar graph shows us two information correspondingly. 2 information हमें एक साथ बताता है ये, जैसे कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है. हम लोग जब इस क्वेश्चन को जब आप अपनी ग्राफ नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो डोंट यूज़ कलर, आप सिंपल इनको डिफरेंट टाइप की शेड कर सकते हैं. एक को थोड़ा डार्क कर दीजिए, एक को लाइट कर दीजिए. अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इनके बार्स में हल्का लाइनिंग वाला ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइक इफ़ यू ड्रॉ अ बार्स इस तरीके से कुछ आ रहे हैं तो एक को आप इस तरीके से पेंसिल से सिंपल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक में इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप. तो ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले बात आती है स्केल की, कि हम स्केल क्या लें. अगर आप अपना डेटा देख सक रहे हैं स्टूडेंट, तो डेटा हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 10-10 के स्केल लेकर के काम कर सकते हैं, बिकॉज हाईएस्ट जो मार्क्स है वो 95 हैं, तो हम लोग 100 तक जा सकते हैं अपने 10-10 का स्केल लेकर के. सो बेसिकली द स्केल विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, जो कि हम अपनी वाई एक्सिस में मार्क्स लेने वाले हैं एंड एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं. अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स की. तो इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स है वो है 67 एंड सेकंड टर्म में मार्क्स है 70. तो 67 अगर प्लॉट करना है स्टूडेंट, तो ये 60 एंड 70 के मिडिल में आएगा. 65 से 2 स्मॉल बॉक्स और थोड़ा ऊपर, तो 67 आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट, एंड 70 तो एग्जैक्ट हम लोग का बार ग्राफ में आ ही रहा है. ठीक है. इसके अलावा स्टूडेंट ये है कि जब आप फर्स्ट बार जब भी ड्रॉ करेंगे अपने बार ग्राफ का, तो उसमें आप एक बॉक्स पहले लीव कर देंगे. यू हैव टू लीव 1 बॉक्स एंड आफ्टर दैट आपको फर्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है. एंड जब आप एक सब्जेक्ट की बताएंगे तो इन 2 बॉक्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये हम लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2 बार्स आ गए हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. उसके बाद जब हमें हिंदी का ड्रॉ करना होगा, अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए एक बॉक्स लीव करेंगे एंड आफ्टर दैट आप हिंदी का फर्स्ट टर्म का ड्रॉ करेंगे एंड देन सेकंड टर्म का विदाउट लीविंग एनी गैप. सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ फॉर द मैथ्स, देन साइंस एंड देन सोशल साइंस. आप सबके लिए बार्स आप क्रिएट कर देंगे एंड इन दिस वे यू विल गेट योर डबल बार ग्राफ. आफ्टर दैट हम लोग को कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ये है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है. तो बात करें अगर इंग्लिश की, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, 3 मार्क्स का. हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बेटा, हिंदी में और इसका डिक्रीमेंट ही है बच्चे का. नेक्स्ट मैथ्स की बात करें तो इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा 88 से 95 उसने स्कोर कर लिया है. सोशल साइंस की बात करें तो इसमें 81 से 85, दैट मीन्स 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है. एंड सोशल साइंस में ओनली 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है. सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो किस में हुआ है, मैथ्स में. तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा बच्चे का इंप्रूवमेंट हुआ है. देयर वाज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, देयरफॉर द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स. आप चाहे तो ये पूरी स्टेटमेंट लिखें या सिंपली आप मैथ्स लिख सकते हैं. सेकंड जो पार्ट है उसमें ये है कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. सबसे कम इम्प्रूवमेंट क्लियरली सोशल साइंस में हुआ है 2 मार्क्स का. तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका सोशल साइंस, है ना. तो चाहे तो इस तरीके से लिखें, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द इम्प्रूवमेंट वॉज लीस्ट इन सोशल साइंस. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट जो है, हैज़ अ परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट. येस ऑफकोर्स इट हैज़ गॉन डाउन इन हिंदी. हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, 72 से 65 हो गई है. तो आपका आंसर होगा फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन. या डायरेक्टली आप हिंदी भी लिख सकते हैं. Now next question number 5. Consider the data collected from a survey in the colony. एक कॉलोनी में सर्वे किया गया और ये डेटा कलेक्ट किया गया और कुछ लोगों पे सर्वे किया गया है. इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स लिए गए हैं. क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है एंड आफ्टर दैट एक एथलेटिक्स भी स्पोर्ट है जिसका डेटा आपको आपकी बुक में मिल जाएगा. ठीक है. तो हम लोग को क्या करना है, इससे डबल बार ग्राफ फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ करना है अप्रोप्रिएट स्केल लेने के बाद एंड आफ्टर दैट हमें बताना है क्या इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल रही है. तो डबल बार ग्राफ अगेन हम लोग वॉचिंग कि कितने लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है एंड पार्टिसिपेट करना कितने लोगों को पसंद है, ये हम लोग का क्रिकेट के लिए बन जाएगा. सिमिलरली आप एक ब्लैंक छोड़ करके एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ के देन बास्केटबॉल के लिए ड्रॉ करेंगे, आफ्टर दैट स्विमिंग के लिए, इसी तरीके से और स्पोर्ट्स के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे. तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ.
सो इन दिस वे आपका ग्राफ आपका बन के आएगा बेटा। स्केल क्या लेना है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो जाएगा वो हम लोग का एथलेटिक्स का के लिए होगा 100 समथिंग, और जो मैक्सिमम है वो 1240 है जो कि क्रिकेट का है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए 100 का गैप लेना सही है, बिकॉज अगर आप और कम गैप लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपका ग्राफ पेपर में आ जाए। तो हम लोग 100 का गैप ले लेंगे। तो स्केल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल। सो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे क्रिकेट के लिए 1240 है वॉचिंग के लिए, एंड पार्टिसिपेटिंग जो है वो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली 620। तो 620 फिर हम लोग पार्टिसिपेटिंग के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, आफ्टर दैट फिर आप इसमें भी बेटा आपको डिफरेंट शेड या तो आप यूज़ कर सकते हैं, एक को डार्क कर सकते हैं, एक को लाइट कर सकते हैं, या फिर अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दूसरे में सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ताकि आपको वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। आफ्टर दैट फिर हम लोग एक ब्लैंक छोड़ेंगे एंड वी विल ड्रॉ बार्स फॉर द बास्केटबॉल, देन फॉर द स्विमिंग, देन फॉर द हॉकी एंड देन फॉर द एथलेटिक्स। तो ये हम लोग का डबल बार ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को ये भी बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे मिल रही है। तो इन्फॉर्मेशन सिंपल ये मिल रही है कि सबसे कम लोगों को एथलेटिक्स वॉच करना एंड पार्टिसिपेट करना पसंद आ रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को क्रिकेट पसंद आ रहा है वॉच करना एज वेल एज पार्टिसिपेट करना। तो इसमें रीड कर देती हूँ दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट वाइल द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। नाउ सेकेंड पार्ट हम इसका देखेंगे। सेकेंड पार्ट में ये है विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर। तो क्रिकेट हम लोग का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, ये आप चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर अपने ग्राफ से भी देख सकते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सबसे बड़ा बार जो है वो हम लोग का क्रिकेट का है, तो क्रिकेट विल बी मोस्ट पॉपुलर। तो सेकंड पार्ट में हम लोग बोलेंगे क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग का थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। ज़्यादा प्रिफर क्या किया जा रहा है, देखिए वॉचिंग करने के बार ज़्यादा बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपेट करने के बार से। हर स्पोर्ट का यही हाल है कि वॉचिंग का रेशियो जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपेटिंग से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द बार रिप्रेजेंटिंग वॉचिंग स्पोर्ट्स आर लॉन्गर देन द बार रिप्रेजेंटिंग पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। हेंस क्या हो रहा है, वॉचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट इज मोर प्रिफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन द sports. So this will be our answer. Now next and the last question of this exercise, question number 6. So ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ये टेबल मेंशन नहीं है और बोल रखा है कि टेबल 3.1 आपको रेफर करनी है, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज में ये टेबल बन रखी है। तो वहाँ से आपको ये टेबल मिल जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट पेज है वहाँ आपको ये टेबल मिलेगी। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग द डेटा, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। ये डेटा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि डिफरेंट सिटीज़ में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना है 20 जून 2006 में। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग को ये बता रहा है। अब देखिए इसका डबल बार ग्राफ अगर हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग को ये क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। तो डबल बार ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगेन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर का हमारे पास दो डेटा निकल के आएंगे। फर्स्ट फॉर द अहमदाबाद, देन अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई के लिए सिटीज़ हम लोग को एक्स एक्सिस में प्लेस करनी है एंड टेम्परेचर हम लोग का वाई एक्सिस में प्लेस होगा। अगर आप डेटा को देखें तो यहाँ पे मिनिमम जो आ रहा होगा वो है 21 हम लोग का मिनिमम है, और मैक्सिमम जो जा रहा है वो ज़्यादा नहीं 40s की रेंज में हम लोग का ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 10-10 का गैप अपना वाई एक्सिस में प्लेस कर लेंगे। सो 10-10 के गैप के अकॉर्डिंग हम लोग अपने वाई एक्सिस को प्लेस करने के बाद हम सिटीज़ को इसमें लगा देंगे। तो फर्स्ट फॉर द अहमदाबाद आप देखेंगे, ठीक है, आप प्लेस करेंगे उसके लिए अहमदाबाद का मैक्सिमम एंड देन मिनिमम टेम्परेचर। फिर एक ब्लैंक छोड़ेंगे आप एक बार, आफ्टर दैट अमृतसर का, देन बैंगलोर का। इस तरीके से आप डिफरेंट सिटीज़ को प्लेस कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये हम लोग का सिंगल उसमें नहीं आ पाएगा। अगर आप जैसे नॉर्मली हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं अपने उसको, आप ऐसे ना रख के इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अपनी जो ग्राफ नोटबुक है उसको आप लोग हॉरिजॉन्टल लेकर के बनाएंगे। एक वर्टिकल होता है इस तरीके से कि पेज इस तरीके से लिया, तो इसमें आप जब ड्रॉ करेंगे तो इतनी सारी सिटीज़ें नहीं आ पाएगा बेटा। तो आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ पेपर को इस तरीके से रख करके फिर उसमें आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये, तो तब आपका कंप्लीट ग्राफ ये बन जाएगा उसमें। चलिए अब आंसर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे पूछे थे। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट।
सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी सिटीज़ में आ रहा है? तो अगर आप देखिए अपने ग्राफ को, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम में आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का जम्मू में, है ना। काफ़ी ज़्यादा ये बार्स के बीच में डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो गया जम्मू। बेसिकली जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन 26/2006। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी यानी कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जिसका होगा क्लियरली वो कौन सी है? जम्मू। और कोल्डेस्ट सिटी यानी कि जिसका मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा तो वो कौन सी है हम लोग की? यहाँ, यानी कि बैंगलोर। सो आंसर हो गया फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व जम्मू इज़ द हॉटेस्ट एंड बैंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। एंड नेक्स्ट हम लोग का जो थर्ड पार्ट है वो नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। दो सिटीज़ ऐसी बतानी है आपको, किसी एक का मैक्सिमम टेम्परेचर भी दूसरे के मिनिमम से भी कम हो। तो देखो बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर है कितना? 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। अभी फिलहाल जम्मू तो कम ही है, हमें देखना है कि बैंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस किसके मिनिमम टेम्परेचर? अहमदाबाद के भी मिनिमम टेम्परेचर से ये ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं बैंगलोर एंड अहमदाबाद हम लोग का एक आ गया है कि बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम से भी क्या हो रखा है? कम हो रखा है। इसके अलावा एक और हम लोग की पेयर बन जाएगा स्टूडेंट, वो है बैंगलोर एंड जयपुर कि बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होगा। देख लेते हैं एक बार कि बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस एंड जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस। अगेन बैंगलोर एंड जयपुर एंड बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ये दोनों ये पेयर हैं इस तरीके की जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर, फर्स्ट का मैक्सिमम टेम्परेचर सेकंड के मिनिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा आ रहा है। एंड ये हम लोग का स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये ग्राफ को देख के पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे कम डिफरेंस है। तो मुंबई बेसिकली वो सिटी है जिसमें बहुत कम डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम में, तो आंसर विल बी मुंबई। सो आंसर आप डायरेक्टली या तो मुंबई लिखें या फिर लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज Mumbai. So this is our question number 6 and we have completed our exercise 3.3. Now we will start our exercise 3.4 student. Now we are starting our exercise 3.4 which is the last exercise of this chapter and this exercise completely deals with the probability. इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी कि किसी इवेंट को किसी चीज़ के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है या कितनी संभावना है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो हम चाह रहे हैं उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल आउटकम्स जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल उसे हम लोग डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे एंड देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होगा ये हमें प्रोबेबिलिटी बता देता है उस चीज़ की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज का। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन्स मतलब कि होना जिसका पक्का ही है तो उसे बोलेंगे सर्टेन टू हैपन। इम्पॉसिबल मतलब हो ही ना सके एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो तो सकता है बट सर्टेन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है। तो हम लोग के पास कुछ इसके पार्ट्स हैं और उनमें हम लोग को इन 3 में से कोई एक चीज़ बतानी है। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। यू आर ओल्डर टुडे दैन येस्टरडे। आप आज कल के कंपैरिजन में, कल समझ रहे हैं जो पास्ट टेंस वाला जो कल है, येस्टरडे के कंपैरिजन में ज़्यादा ओल्डर होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी गेट ओल्डर विद ईच पासिंग डे। जैसे जैसे दिन जाता है हम और ज़्यादा ओल्डर होते चले जाते हैं। तो बिल्कुल हम आज के कंपैरिजन में कल से ज़्यादा क्या होंगे? ओल्डर होंगे। तो दिस इज सर्टेन, ये पक्का है कि हाँ होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है सर्टेन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इसका, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो एक कॉइन को टॉस किया गया और उसके जब वो लैंड किया तो उसमें हेड आ गया। तो बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की हर बार हेड ही आए, है ना, टेल्स भी आ सकता है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। थर्ड वन इज अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। एक डाइस को हमने टॉस किया और उसके जैसे वो लैंड हुआ तो उसके ऊपर 8 आ गया उसके टॉप में।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, बिकॉज डाइस को जब आप टॉस करते हैं तो उसमें से 1 से लेके 6 तक ही नंबर्स उसमें होते हैं, तो ऑब्वियसली 8 तो आ ही नहीं सकता. तो दिस इज इम्पॉसिबल एज देयर आर ओनली 6 स्पेसेस ऑन डाइस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 ऑन इट. नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी. अब ये हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. इट कैन बी आइदर रेड और आइदर ऑरेंज भी हो सकती है, सॉरी, और रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है. ठीक है. जो फिफ्थ पार्ट है वो है इसका टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. तो टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे भी क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है बट नॉट सर्टेन, है ना. तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क हो रखे हैं किसी एक मतलब कि मार्बल्स हमारे पास, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 मार्बल्स है और इस तरीके से नंबरिंग हो रखी है उन पे. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम वही मार्बल निकालें जिसमें कि 2 नंबर लिखा हो. तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. अब टोटल नंबर जो आउटकम है वो तो कितने हम लोग के स्टूडेंट 6 है. 2 नंबर लिखा हुआ आए तो बच्चे मार्बल जिसमें 2 लिखा हुआ, कितना मार्बल है ऐसे जिसमें 2 लिखा हुआ है, एक ही तो मार्बल है. सो 1/6 हम लोग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी की नंबर 5 लिखा हो, तो 5 भी तो एक ही नंबर पे लिखा हुआ है ना. तो अगेन कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उस केस में भी 1/6. तो दोनों ही पार्ट का आंसर 1/6 है. अब थोड़ा इसमें मैं ट्विस्ट डालती हूँ बेटा कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब आप इसमें मतलब निकालें तो वो नंबर जो इवन नंबर आए. ठीक है. इवन नंबर अगर आप देखें तो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है. तो टोटल कितने नंबर्स इवन है? 3 नंबर्स इवन है. और टोटल हम लोग की नंबरिंग कितने मार्बल्स पे हो रखी है? 6 मार्बल पे हो रखी है. तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई? 1/2. तो ऐसे ही इवन के बाद अगर ऑड का निकालने के लिए तो सेम वही केस होगा, 1/2 ही आएगी. इस तरीके से आपके पास प्राइम की भी आ सकती है. सो प्रोबेबिलिटी हम किसी की भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3. अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. एक कॉइन को फ्लिप किया गया, ये डिसाइड करने के लिए कौन सी टीम स्टार्ट करेगी. हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट. क्या प्रोबेबिलिटी कि हमारी टीम स्टार्ट करे. अब हमारी टीम तो तब स्टार्ट करेगी जब हम टॉस क्या होंगे, विन करेंगे, है ना. और विन या तो कोई इंसान अगर टॉस किया जा रहा है तो वो विन होगा या लूज करेगा, है ना. तो आपको पता है कि कॉइन के या तो 2 फेसेस होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है. एंड 1 टीम कैन ऑप्ट आइदर हेड और टेल. और एक टीम या तो हेड चूज करेगी या फिर टेल चूज करेगी. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऐसे पता है आपको कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है. तो अगर हम जीतेंगे तो हमारे पास हेड या टेल में से कोई एक नंबर ही तो आना चाहिए. और टोटल आउटकम्स है कितने? 2. तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स? 1/2. ठीक है. सिमिलरली लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है. जितनी विन करने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही लूज करने की प्रोबेबिलिटी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अ बॉक्स कंटेन पेयर ऑफ सॉक्स इन 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट. पेयर आपका डला हुआ है, ब्लैक है एंड वाइट है. ठीक है. आई हैव पिक्ड 1 वाइट सॉक. एक वाइट सॉक तो निकाल ली गई है. अब एक और दोबारा से निकालनी है आइज क्लोज करके. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट इट विल मेक अ पेयर, कि जो आपने निकाली है वो पेयर बना देगी. क्योंकि हमने अर्लियर जो निकाली थी वो वाइट है, तो हमें वाइट ही निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अब ऑब्वियस सी बात है वाइट तब निकलेगा जब हम मतलब पेयर तब बनेगा जब हम वाइट चूज करेंगे. सो बेसिकली वाइट है कितना? एक ही वाइट है. टोटल हम लोग के कलर कितने, या तो ब्लैक आएगी या वाइट ही आएगी. तो 1/2 अगेन इज द प्रोबेबिलिटी. सो इसका भी आंसर कितना हो गया? 1/2. Students, we have completed our chapter number 3 from NCERT book, and if you have any query regarding any